नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी संदर्भहीन। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए संदर्भहीन। जगह जगह खुदी हुई सड़क पर गिट्टियों के चक्रव्यूह को भेदते हुए 2 फरलांग भी न जा पाए थे कि सब्जी का एक ठेला सामने आ गया। इन्होंने कसकर ब्रेक लगाया और कैरियर पर बैठी हुई मैं गेंद की तरह दूर जा गिरी। संयोग से गिरी तो मैं रेत के टीले पर ही थी, लेकिन गिरने का सदमा और उससे ज़्यादा शर्म मुझे पत्थर बना गई। मैं देर तक घुटनों में सिर डाले ही बैठी रही। एकाएक सिमट आई भीड़ का कोलाहल और गाड़ियों के हॉर्न कानों को फोड़े डाल रहे थे, पर मैंने आंख नहीं खोली। सुनो, क्या उठकर खड़ी हो सकती हो? सिगरेट और इत्र की मिलीजुली खुशबू के साथ कंधे पर किसी के स्पर्श का भान हुआ। मैंने सिर ऊपर उठाया। अरे आप! वे तो मैडम थीं, हमारी मकान मालकिन। कभी कभार नमस्ते भर कर लेने का रिश्ता था, पर इस समय वे ही सबसे ज़्यादा अपनी लग रही थी। मैं उनके हाथों का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। वे कहाँ हैं? अब मुझे होश आया। उन्हें अस्पताल भेज दिया है, करीम की गाड़ी में। क्यों? क्या उन्हें? बस उन्हें थोड़ी सी चोट लगी है। तुम अस्पताल जाओगी ना? जी। उन्होंने इशारा किया और एक टैक्सी पास आकर रुकी। बैठो, उन्होंने आदेश दिया और मेरे बाद खुद भी बैठ गईं। आप भी अस्पताल चलेंगी? मैंने झिझकते हुए पूछा। सो तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो सुबह तक कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। बरामदे में डाले रखेंगे। सरकारी अस्पताल है। और सचमुच उनके साथ रहने से बड़ा आराम रहा, बड़ा रोब रहा। उनकी क्रीम रंग की बड़ी सी कार हमसे कुछ ही पहले अस्पताल में दाखिल हुई थी। गाड़ी के रुकते ही भाग दौड़ शुरू हो गई थी। वार्ड के लड़के और नर्सें स्ट्रेचर लेकर दौड़ पड़े थे। इमरजेंसी में हलचल हो गई थी। हम लोग बरामदे में पहुँचे, तब तक तो ये स्ट्रेचर पर लद कर अंदर जा चुके थे। बरामदे में सिर्फ करीम ड्राइवर और वे लोग थे जो साथ आए थे। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं सिर्फ बेंच पर बैठी सुबकती रही। वे बीच बीच में पीठ पर हाथ फेर कर मुझे सांत्वना देती रहीं। उनकी इस मौन सांत्वना से भी मुझे काफ़ी बल मिल रहा था। वे साथ न होती तो शायद मैं इस तरह रो भी न पाती। लोग बात कर रहे थे। साइकिल धक्का खाकर खड्ड में गिर गई थी। इनका सिर गिट्टियों से टकराकर लहूलुहान हो गया था। दायां पांव फ्रेम में फंस गया था। फ्रैक्चर न हो तो भाग्य ही कहा जाएगा। नर्स बता रही थी कि एकाध पसली के चटकने का भी अंदेशा है। ये सारी बातें सुनने में उतनी भयानक नहीं लग रही थीं, पर आधा घंटे बाद जब पट्टियों से जकड़ा हुआ इनका शरीर स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया तो मैं एक बारगी हिल उठी। थोड़ी देर के लिए आंखों के आगे धुंध सी छा गई। बड़ी मुश्किल से अपने पर काबू पा सकी और फिर उस काफिले के पीछे चल दी। दालान दर दालान पार करते हुए, सीढ़ियों से होते हुए हम लोग एक शानदार प्राइवेट वार्ड में पहुंच गए थे। नर्स उन्हें तरतीब से सफ़ेद बिस्तर पर लिटा रही थी। एक ने पर्दे ठीक किए, दूसरी ने जमादारिन को सफाई के आदेश दिए। तब जाकर पहली बार मैंने स्थिति की वास्तविकता को समझा। इनका एक्सीडेंट हो गया था, इन्हें प्राइवेट वार्ड में रखा गया है और इसके बाद हर कदम पर पैसे की आवश्यकता होगी। दवाइयाँ, इंजेक्शन, कमरे का किराया। हे भगवान, महीने की 25 तारीख के बाद मध्यम वर्गीय शराफत को जिंदा रखना कितना कठिन होता है, और ख़ासकर ऐसे समय में। सुनिए। कमरे की भीड़ छटते ही मैंने सहमी सी आवाज़ में मैडम को पुकारा। अपनी चारों चूड़ियाँ उनके आगे रखकर मैंने कहा, देखिए, मैं तो यहाँ किसी को जानती नहीं। घर से किसी के आ जाने तक क्या कुछ रुपयों का इंतज़ाम कर सकेंगी? उनकी आंखें भक्क से जल उठीं। मुझे लगा अभी वे अबाउट टर्न कर जाएंगी, पर शायद मेरे चेहरे पर छाई बेचारगी ने उन्हें बांध लिया। अपने चेहरे को दूसरे ही क्षण 100 में बनाकर बोली, पैसे की चिंता बाद में करना,
इस समय सिर्फ मरीज का ख्याल रखो। मैंने चूड़ियाँ फिर हाथों में डाल ली। तभी कमरे में करीम आया। वह बंगले से कॉफ़ी और कंबल लेता आया था। मैडम ने खुद मेरे पलंग से अस्पताल का कंबल उठाकर अपना वाला रखा, फिर थर्मस से कॉफ़ी उड़ेलकर खुद मुझे दी। अब मुझे ध्यान आया कि मैंने शाम से कुछ नहीं खाया है और मुझे बेहद भूख लगी है। एक ही सांस में सारा गिलास खाली कर गई। अब मैं चलूं? उन्होंने घड़ी देखते हुए पूछा। एकाएक इच्छा हुई कि उन्हें हाथ पकड़कर रोक लूं। उस अपरिचित माहौल में एकदम अकेले पड़ जाने की कल्पना से घबराहट हो रही थी। पर रात के 11 बज रहे थे। उन्हें और कितनी देर रोका जा सकता था? उनके जाने के बाद सचमुच बड़ा डर सा लगने लगा। वातावरण में दवाइयों की गंध और इनकी अस्पष्ट कराह। मैं तो अपने पलंग पर जाकर एकदम कंबल में दुबक गई। तकिया जरा ऊपर सरकाने के लिए नीचे हाथ डाला तो 10-10 के कई नोट मुट्ठी में आ गए। मन कृतज्ञता से भर उठा। वे जो साथ आई थी वे कौन है आपकी? आखिरी बार राउंड पर आई हुई सिस्टर्स में से एक ने पूछा। हमारी मकान मालकिन है। बड़ी ज़ोरदार पर्सनालिटी है। सभी कुछ तो ज़ोरदार है, साथ वाली ने आंखें मटका कर कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। लोग भी बिना जाने बूझे कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं। यह सोचकर फिर खुद मुझे भी हंसी आ गई। आज शाम तक मैं भी तो उन्हीं लोगों की कतार में थी। क्या क्या ऊटपटांग बातें सोचा करती थी उनके बारे में। यूँ तो उन्हें देखा ही कितना था। आउट हाउस में रहने वाले हम मध्यम वर्गीय लोग। कोठी और उनकी मालकिन दोनों ही हमारे लिए एक रहस्य की चीज़ थे। हम जिसमें सबसे नए किराएदार भी थे, इसलिए मेरे कौतूहल का तो अंत नहीं था। कभी कभार मेन गेट से आते जाते उनकी झलक मिल जाती, कभी लॉन पर टहलते हुए या कभी बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटकर किताब पढ़ते हुए। वे एक लंबा सा चोंगा पहने रहती और सिगरेट हमेशा उनकी उंगलियों में होती। कई बार जीन्स और पॉली नेक स्वेटर पहने मैंने उन्हें गाड़ी चलाते हुए भी देखा था। उनकी उम्र, उनकी जाति, उनका चरित्र, सभी के बारे में अटकलें लगाना मेरा प्रिय काम था। ये अक्सर खींच उठते। क्या गंवारों की तरह उन्हें टुकुर टुकुर ताका करती हो? कभी तो शरीफों की तरह सड़क पर चला करो। ऐसी अद्भुत औरत सचमुच मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। देखी तो उन्होंने भी नहीं थी। पंडित पुरोहितों के घर के कुलदीपक हैं। प्याज लहसुन उस घर में कभी आया नहीं। साल में 6 महीने बैगन भी रसोई से बाहर रहता है। डबल रोटी का स्वाद शहर में आकर ही पता चला था। कॉफ़ी हाउस में जाकर इडली डोसा खाने की बात भी बाबूजी से छिपानी पड़ती है। भला इन्होंने भी यह सब काहे को देखा होगा? पर मेरे सामने ऐसे बनते जैसे सीधे बिलायत से चले आ रहे हैं। इससे तो मुंशियाइन काकी अच्छी, बात करने भर की देर कि पूरी रामायण खोलकर बैठ जाएगी। हाय चाची, ये तो सिगरेट पीती हैं, मैं कहती। अरे बहू, तू तो सिगरेट को लेकर बैठी है। ये तो बोतल चढ़ावे है, बोतल। तबई तो छोरा छोरी पास नहीं फट गए। सच, इतना बड़ा बंगला, दर्जन भर नौकर चाकर और अकेली मालकिन, रह रहकर सोचती इनका दिन कैसे कटता होगा। किसी किसी दिन काफ़ी चहल पहल दिखाई देती। गेट के पास गाड़ियों का मेला जुट जाता। लगता है कोई पार्टी है आज, मैं कहती। खसम खा के बैठी है म्यारी बाई, तो पार्टी तो करेगी। रासलीला बिगर जिंदगी कैसे बीते हो? छोरा तो भेज दी हो अमेरिका, नी छोरी को भेज दी बोल्डिंग। अब अकेली कई करे बापड़ी। चाची के रोष का असली कारण यही था। पीने पिलाने से उन्हें उज्र नहीं था। यह तो मालिक के ज़माने से चला आ रहा था। पर बच्चों को यूं दूर दूर भेजकर बंगले में रंगरेलियां मनाना, और वह भी पति के न रहने पर। चाची की बातों के आधार पर मेरे मन में भी उनकी ऐसी ही तस्वीर बन गई थी। एक हृदयहीन विलासी नारी के रूप में मैं उन्हें जानती थी, पर आज शाम उनका जो रूप देखा वह कितना अलग था। तभी तो मैं सोच रही थी कि हम लोग बिना जाने बूझे कैसी कैसी गलत धारणाएं बना लेते हैं। इसके बाद वाले दिनों में वे एक बार भी अस्पताल नहीं आई, पर उनकी सहृदयता की आँच मुझ तक पहुँचती रही। उन्होंने अपने कारिंदे शंभू बाबू को भेजकर बाबूजी को तार दिया। इनके दफ्तर में एप्लीकेशन भिजवाई।
एक आध दिन खाना भी मेरे लिए वहीं से आया, पर बाद में चाची ने उसका चार्ज ले लिया। चाची अस्पताल में घंटों आकर बैठती, उनकी बातचीत का विषय भी वही होता, पर अब मुझे उसमें रस नहीं आता था। लगता था अनजाने में मुझसे अन्याय हो गया था। जख्म तो पूरी तरह से नहीं भरे थे, पर 3 दिन बाद हमें घर जाने की इजाज़त मिल गई। लौटते समय भी करीम की गाड़ी मिल गई थी। उस दिन शाम को काफ़ी रौनक रही। पास पड़ोस के लोग तो दिन भर आते ही रहे थे, लेकिन शाम को दफ्तर का सारा स्टाफ आ गया था। बैठक का कमरा ठहाकों से गूंज उठा था। मैंने सबके लिए चाय बना ली थी। महरी को भेजकर समोसे और पान भी मंगा लिए थे। इनके दोस्तों में तिवारी मुझे सबसे अच्छा लगा था। निसंकोच अंदर आ गया था। उसने प्लेटें लगवाने में भी मदद की थी। चाय भी बाहर पहुंचा आया था। मस्त जीव था। बोला, भाभी एक्सीडेंट कैसे हुआ जानती हो? ये साहब कॉलेज से निकलती लड़कियों को देखते रह गए थे, तभी तो सामने वाला गड्ढा नज़र नहीं आया। फिर जाते हुए हिदायत दी, भाभी इसे पट्टी के लिए अकेले मत भेजना, वह सिस्टर ब्रेगेंजा इसे बहुत भा गई है। जब सब लोग विदा हुए तब सारा कमरा सिगरेट के टुकड़े, पान के कागज़, जूठे कप प्लेटों और चटनी के दोनों से भर गया था। आज का दिन कितना अच्छा बीता ना, मैंने कमरा साफ करते हुए कहा। ये तिवारी भाई साहब भी बड़े मज़ेदार आदमी हैं, एक ना एक फुलझड़ी छोड़ते ही रहते हैं। ये चुप रहे तब मेरा माथा ठनका। क्यों जी, बहुत थक तो नहीं गए? इतनी देर तक बैठे रहना अच्छा नहीं हुआ, मैंने पास जाकर माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। इतना जश्न मनाने की क्या ज़रूरत थी? बाप रे, इतने कठोर स्वर में तो यह कभी नहीं बोले थे। भला जश्न कौन सा मनाया है? घर आए आदमी को चाय तो पिलानी ही होती है। वहाँ अस्पताल में बेचारे रोज़ आते थे। क्या करती थी? कुछ नहीं। फिर भी इतना चहकने की क्या ज़रूरत थी? वह तिवारी जानती हो कितना मक्कार आदमी है। शर्म और अपमान से मेरे आंसू निकल आए। तपाक से मैंने मुंह फेर लिया। देखा दरवाजे में वे खड़ी थीं। पता नहीं वे कितनी देर से खड़ी थी और उन्होंने कितना सुना, पर मेरी दृष्टि पड़ते ही वे सहज भाव से आगे बढ़ाईं। शंभू ने बताया कि अस्पताल से आ गए हैं, तो सोचा देख आऊं। मैंने चुपचाप एक कुर्सी आगे कर दी। कुछ देर औपचारिक वार्तालाप होता रहा। मैं गुस्से में उफनती चुपचाप स्टूल पर बैठी रही। इन्होंने दबी जबान से कहा भी, कुसुम आपके लिए चाय वाय? मुझसे पहले वे ही बोल उठी, नहीं नहीं, अभी जाकर खाना खाऊंगी। वे उठी तो दरवाजे तक छोड़ने जाना ही पड़ा। बरामदे में आने पर उन्होंने धीमे से पूछा, सुनो, और ज़रूरत तो नहीं है? वे नोटों का बंडल लिए मेरे सामने खड़ी थीं। कल इनके पिताजी आ रहे हैं, जिससे भीख मांगनी होगी वही मांग लेंगे, मैंने रुखाई से कहा। बात क्या है? उन्होंने पैसे पर्स में रखते हुए कहा। क्या अभी वाली बात पर नाराज़ हो? माफ़ करना, अनजाने मुझे सब कुछ सुनना पड़ गया था। उत्तर में मेरे आंसू निकल पड़े। सुनो, यह वक्त क्या गुस्सा करने का है? उसकी हालत पर रहम खाओ। इसका मतलब यह तो नहीं कि वे कुछ भी कहते रहें, मैंने भर्राए गले से कहा। वे कुछ देर तक मुझे देखती रहीं। धीरे धीरे उनके चेहरे से मुस्कुराहट लोप हो गई। बड़े ही डूबते से स्वर में बोली, कुसुम, दुनिया में ऐसे भी पति होते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बीबी को भेड़ियों के आगे फेंक देते हैं। उनके मुकाबले तो तुम्हारा पति देवता है। उनकी बात देर तक कानों में घंटियों की तरह गूंजती रही। उसी के बल पर उस रात घर में रह सकी मैं, नहीं तो क्रोध तो बड़ा आया था। दूसरे दिन तड़के ही बाबूजी आ गए। लंबे लंबे लगने वाले दिन एकदम छोटे हो गए। यूँ भी बाबूजी को पूजा में 1.5-2 घंटे लग जाते थे। अब और पता नहीं महामृत्युंजय का या किसका जाप शुरू कर दिया था। 12 बजे तक पूजा से ही निवृत्त हो पाते। फिर भोजन, फिर शाम के संध्या वंदन की तैयारी। जरा भी कुछ सोचने विचारने का समय नहीं मिलता था। उस शाम की बात भी आई गई हो गई थी। महीने की 10 तारीख को हमेशा की तरह शंभू बाबू किराया लेने आए, तो ये लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए भीतर आए। बोले,
मैडम से कितने रुपए लिए थे तुमने? शंभू बाबू के हाथ भिजवा देता हूँ। सिर्फ उन्हीं रुपयों की बात तो नहीं है, और भी तो बहुत सारा खर्च उन्होंने उठाया था, मैंने कहा। रघु, पूजा के कमरे में से बाबूजी ने आवाज़ दी। पूजा के समय भी उनका ध्यान घर की सभी बातों की ओर रहता है। ये पूजा घर में गए और मिमियाते हुए सारी बातें बतला दी। पैसे लाने कौन गया था? उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट के अंदाज में पूछा। जी, वे खुद ही दे गई थीं अस्पताल में, मैंने कहा। तब फिर लौटाने के लिए तुम नहीं जा सकती? बाबूजी गरजे। जी, बात यह है। ठीक है, मैं ही देख लूँगा, बाबूजी बोले। और वे एक दिन उनसे मिलने पहुँच गए। शाम को सब्जी मंडी से लौटकर मुंशी जी ने सब्जी का थैला मुझे पकड़ाते हुए कहा, बाबूजी कोठी में चले गए हैं मेम साहब से मिलने। कुसुम, मेरा ख्याल है तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखो तो अच्छा है। बाबूजी आते ही कूच का ऑर्डर देंगे, उन्होंने हंसते हुए कहा। बाबूजी पूरे 1.5 घंटे बाद लौटे और बड़े खुश थे। रघु, तूने पहचाना नहीं? यह तो अपने तहसीलदार साहब की शोभा है। ये आश्चर्य से देखते ही रह गए। अरे, ये तेरी बड़ी जिज्जी की खास सहेलियों में से थी। रोज़ का चक्कर था अपने घर का। बस्ता लेकर सीधी अपने घर आ जाती थी स्कूल से। शाम को तहसीलदार साहब खुद आते थे लिवाने के लिए। तुझे याद नहीं? बड़ी जिज्जी इनसे 15 साल बड़ी हैं। ये 3-4 साल के थे तभी शादी हो गई थी उनकी। उनकी सुनीता की और हम लोगों की शादी साथ साथ ही हुई थी। कैसा लक्ष्मी का सा रूप था। अब तो एकदम बुढ़ा गई है। बेचारी पर दुख भी तो कैसा पड़ा है। भला अभी उम्र ही क्या है। लड़का भी बता रही थी कि बिलायत जाकर बैठ गया है, लौटने का नाम ही नहीं लेता। कहते कहते बाबूजी इतने उदास हो आए मानो उनकी अपनी बेटी पर ही विपत्ति का पहाड़ टूटा हो। रात खाने पर भी उनकी बातें होती नहीं। कैसे वह रोज़ घर आती थी, ज़मीन पर बैठकर ही खाना खा लेती थी, जूते बाहर उतार कर आती थी। अक्सर अम्मा जी से सिवैयाँ या फेनी बनाना सीखती थी। इसकी शादी पर मैं गया था। लड़का बिलायत पास था, पर इसके सामने एकदम चपरासी लग रहा था, बाबूजी ने बताया। बेटा, इस पूर्णमासी को मैं कथा कराने की सोच रहा हूँ। तुम्हारी जिज्जी को खाने के लिए कहे आया हूँ, बाबूजी ने दूसरे दिन मुझसे कहा। जिज्जी? सच, यह नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा। इन दिनों मुझे मैडम शब्द से चिढ़ हो गई थी। उसमें व्यंग की बू आती थी। कथा के दिन दिन भर आना जाना लगा रहा। बाबूजी भी दूसरे दिन जाने को थे, इसलिए ढेर सारे काम निकल आए थे। फिर भी उन्होंने रात का खाना अपनी देख रेख में बनवाया। मटर पुलाव, मीठी सिवैयाँ, बूंदी का रायता, आलू मेथी की भुजिया सब्जी, उड़द की बड़ियों के साथ बैगन की झोलदार तरकारी। सब कुछ बन जाने के बाद मुझसे कहा, जाओ बेटा, अपनी जिज्जी को लिवा ले आओ। उस बड़े से बंगले में जाने का पहला ही अवसर था। मैंने डरते डरते ही प्रवेश किया। सौभाग्य से वे ड्राइंग रूम में ही मिल गईं। एक सोफे पर कुशन के सहारे लेटी हुई थीं। जिज्जी, भोजन के लिए चलिए। उस बड़े से हॉल में मेरी आवाज़ बच्ची की सी लग रही थी। उन्होंने आंखें खोली, एकदम निस्तेज आंखें, चेहरा भी उतरा हुआ था। तुम बैठो, मैं अभी आई। उनके जाने के बाद मैं वहीं बैठकर दीवान खाने की सजावट का निरीक्षण करने लगी। तभी नौकरानी ट्रे में पानी का गिलास लेकर आई। क्या बात है चंपा, जिज्जी की तबीयत कुछ ढीली ढीली सी लग रही है, मैंने पूछा। सुबह से एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरी है। तबीयत ढीली होगी नहीं तो क्या, खड़ी होती हैं तो चक्कर आते हैं। मैं बेवकूफ़ की तरह चंपा का मुंह देखती रही। उसने हाथ की मुट्ठी बांधकर जब पीने का अभिनय किया तब बात समझ में आई। उससे क्या इतनी तकलीफ़ होती है, मैंने भोलेपन से पूछा। तकलीफ़ नहीं होगी भला, क्या आज की बात है, बरसों की आदत पड़ी हुई है। आज कहा कि हम पंडित जी के घर कथा में जाएंगे, आज नहीं लेंगे। अपन नौकर आदमी क्या कहें बताओ। चंपा शायद और भी कुछ कहती, पर मालकिन के आ जाने से चुप रही। उन्होंने बड़ी प्यारी सी साड़ी पहन रखी थी, पल्ला सिर पर डाल लिया था।
कंधे पर नारंगी रंग का शॉल डाल रखा था। एकदम बड़ी जिज्जी की सखी लग रही थी। उन्हें देखकर मेरा मन कृतज्ञता से भर आया। मेरे बूढ़े ससुर के प्रति उन्होंने जिस सम्मान का, आस्था का परिचय दिया था, वह सचमुच असाधारण था। अपने इस कठोर निश्चय को लेकर उन्होंने दिन भर जो कष्ट सहे थे, उसकी छाप उनके चेहरे पर स्पष्ट थी। पूजा की जगह पर उन्होंने 11 रुपए रखकर भूमि पर सिर टेककर प्रणाम किया। उस समय उन्हें कोई देखता तो विश्वास ही नहीं कर सकता था कि ये वही मिसेस प्रसाद हैं जिनके चर्चे सारे शहर में हैं। मैं खाना लगाने लगी तो उन्होंने साफ कह दिया कि वे अकेली नहीं बैठेंगी, लिहाजा मुझे भी बैठना पड़ा। बाबूजी दिन में ही खा चुके थे। इनकी थाली मैं बाहर दे आई और हम दोनों रसोई में बैठ गईं। बाबूजी ने जिद करके यह खाना बनवाया है, पता नहीं आपको भाएगा भी या नहीं, मैंने संकोच से कहा। कभी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थीं, तब से कितना कुछ बदल गया है। पर पुराने लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी का रंग अभी भी वैसा ही है, जिज्जी ने कहा। आराम से खाना बेटा, बाबूजी ने रसोई के दरवाजे में खड़े होकर कहा। बिल्कुल आराम से चल रहा है चाचा जी। बहू ने खाना भी खूब अच्छा बनाया है और सारी चीज़ें मेरी पसंद की हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि आपको अभी तक मेरी पसंद याद है। जिज्जी की आंखों में उस समय बाल सुलभ सरलता और उत्सुकता का मिश्रण हो आया था। वे एक एक सहेली की याद करके पूछ रही थीं और बाबूजी उन्हें सबकी खबर दे रहे थे। करीब 10:30 बजे यह महफिल समाप्त हुई। हाथ थाली पर बैठे बैठे वैसे ही सूख गए थे। बाबूजी दूसरे दिन जा रहे हैं, यह सुनकर उन्होंने पाँव छुए। बाबूजी ने 100-100 के 2 नोट उनके हाथ में देकर ढेर से आशीर्वाद दिए। ये क्या है चाचा जी? बेटा बच्चों के लिए है, मना मत करो। वे शायद समझ गई थीं, उन्होंने मना नहीं किया, पर इतनी देर से खिले हुए चेहरे पर एक करुण छाया उतर आई थी। बाबूजी ने कहा था, बेटी बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। तब भी उन्होंने सिर्फ सिर हिला दिया था, कोई जवाब नहीं दिया। बाबूजी के जाने के बाद कई बार सोचा कि बंगले पर एक आध बार हो आऊँ, पर हिम्मत ही न पड़ती। इनसे कई बार कहा, पर ये कहते बाबूजी की उनकी पुरानी पहचान थी, ठीक है, उसके सहारे हम चापलूसी करने क्यों जाएं? मेरी समझ में नहीं आता इसमें चापलूसी जैसा क्या है, पर उनसे बहस कौन करता। उस दिन बड़ी जिज्जी का पत्र आया था। सुनीता का सतमासा उन्होंने धूमधाम से किया था। फ़ोटो भी भेजी थी। फूलों से सजे हुए झूले पर फूलों और कलियों के गहने पहनकर बैठी हुई सुनीता एकदम वन देवी सी लग रही थी। गर्भभार से बोझिल आंखों में लाज और अभिमान के डोरे थे। फ़ोटो बहुत ही प्यारी थी। जिज्जी ने अपनी सहेली के लिए भी 2 पंक्तियाँ लिखी थीं। पता नहीं मुझे एकदम क्या सूझ पड़ा। फ़ोटो और पत्र लेकर मैं एकदम कोठी की ओर दौड़ पड़ी। पिछला दरवाज़ा खुला था। आंगन पार कर एकदम बरामदे में आते ही मैंने पुकारा, जिज्जी। हॉल से आता हुआ दबा दबा शोर एकदम बंद हो गया। पता नहीं कहाँ से चंपा एकदम दौड़ कर आई और दरवाजे के बीच खड़ी हो गई। चंपा, उधर देखो कौन है, भीतर से आवाज़ आई। हुजूर, पीछे वाली बहू रानी आई हैं, चंपा ने सूचना दी। कुछ देर चुप्पी रही, फिर सुना, पूछ लो, कोई ज़रूरी काम तो नहीं है। लेकिन चंपा को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं उल्टे पांव लौट आई। सारा शरीर अपमान की आग से जल उठा। ये ठीक ही तो कहते थे, हमारी उनकी क्या बराबरी है। फिर एक आध बार फाटक पर मुलाकात हुई तो मैंने नमस्ते भी नहीं की और फर्राटे से आगे बढ़ गई। ये नाराज़ हुए, बोले तुम्हारा भी जवाब नहीं। कभी तो सामने बिछ बिछ जाती हो और कभी नमस्ते तक नहीं। क्यों करूँगी नमस्ते मैं? कोई रानी महारानी है वह, बड़ी होगी तो अपने घर में होगी, कोई मुफ्त में नहीं टिके हैं मकान में। अपने अपमान की कहानी मैंने उन्हें बतलाई थोड़े ही थी। उसके 8-10 दिन बाद की बात है। ये बैठक में 2-4 दोस्तों के साथ ब्रिज खेल रहे थे। चाय नाश्ते से निपट कर मैं पलंग पर लेटी फिल्म फेयर पढ़ रही थी। तभी उन्होंने आवाज़ दी, कुसुम बाहर जाकर देखो तो कौन आया है।
लेकिन मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ा। वे ही सोने वाले कमरे में आ गईं। बैठिए, मैंने रुखाई से कहा। वे बैठ गईं और इधर उधर की बातें करती रही। मैं सभी बातों के हाँ या ना में जवाब देती रही। कोशिश यही थी कि वे जान जाएं कि उस दिन की बात से नाराज़ हूँ। जिज्जी, इन्होंने कमरे में झांक कर कहा, डॉक्टर साहब ने आज शाम का समय दे रखा है। अभी 10 मिनट में लौट आऊँगा। आप जाइएगा नहीं? आराम से हो आओ। पैदल जाओगे क्या? नहीं तो दोस्त के स्कूटर पर जा रहा हूँ। इनके जाने के बाद घर में हम ही दोनों रह गईं। वातावरण और भी बोझिल हो गया। इधर उधर देखते हुए उनकी नज़र गोल मेज पर रखी हुई सुनीता की फ़ोटो पर पड़ी। अरे, यह तो कांता की फ़ोटो है ना? ये इतनी सारी फूल मालाएं क्यों डाल रखी हैं? यह जिज्जी की नहीं, उनकी सुनीता की फ़ोटो है। पिछले दिनों उसकी गोद भरने का कार्यक्रम हुआ था, तब की फ़ोटो है। तो यह कांता की लड़की है। हूबहू माँ पर गई है। उसको कभी चिट्ठी लिखो तो मेरी ओर से प्यार ज़रूर लिख देना। जिज्जी ने आपके लिए भी लिखा था। उस दिन वही दिखाने के लिए तो हम आए थे, मैंने मुंह फुलाकर कहा। ओह, तो उसका गुस्सा अभी तक है। तभी तो मैं कहूँ, आज हमारी मैना गुमसुम क्यों है? फिर उन्होंने प्यार से कहा, जानती हो उस दिन दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? क्योंकि हॉल में उस समय जो लोग थे, तुम्हारी परछाई छूने के भी लायक नहीं थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी नज़रें मेरी चांद सी भाभी पर पड़ें। मेरा सारा गुस्सा इन शब्दों में बह गया और बच्चों की तरह ठुनकते हुए कहा, फिर आप क्यों घर में ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेती हैं? लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तब तो सोचने की बात है। वैसे लोगों की परवाह मैं नहीं करती। मुझे कौन बेटा बेटी ब्याहने हैं? उन्होंने कहा। वाह, ब्याहने क्यों नहीं? मुन्ना बाबू क्या वहीं से मेम लेकर आ रहे हैं? मैंने चुहल भरे स्वर में कहा। जिज्जी पलंग की पाटी पर सिर टिकाकर बैठ गईं। बड़ी ही सपाट आवाज़ में बोली, मुन्ना बाबू कनाडा में किसी सरदार के फॉर्म पर हेल्पर बन गए हैं। अब शायद ही कभी लौट कर आएँ। फिर उन्होंने सुनीता की फ़ोटो हाथ में ले ली। प्रथम मातृत्व के तेज से दमकते उसके मुख पर आंखें गड़ाते हुए उन्होंने आगे कहा, और बेबी के बारे में भी सुन लो। वह पिछले साल स्कूल बस के ड्राइवर के साथ भाग निकली थी। उस समय उसकी उम्र 15 साल थी और उसे 5 महीने का गर्भ था। यद्यपि उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में यह बात कही थी, पर मेरे कानों में वह गर्म तेल की तरह लगी। किसी तरह अपने को संयत कर मैंने एक बेमानी सा सवाल पूछ लिया, आपको कैसे पता चला? हॉस्टल वालों ने तार दिया था। दौड़ धूप करने के बाद नासिक में पता लगा, पर मजिस्ट्रेट के सामने उसने साफ कह दिया कि मैं माँ के पास रहने की अपेक्षा रिफॉर्म स्कूल में रहूँगी। चुपचाप लौट आई मैं। आप इतनी उदास क्यों हैं? क्षणिक आवेश में कह गई होगी वह। शायद उसे शर्म भी लगी हो, पर किसी दिन वह ज़रूर लौट आएगी और मुझे विश्वास है कि तब आप उसे अवश्य क्षमा कर देंगी। मैंने बुजुर्गों की तरह कहा। मेरे क्षमा करने का उसके निकट कोई महत्व होगा तो ज़रूर कर दूंगी। सच तो यह है कुसुम, बच्चे किसी के भी हमेशा घर में नहीं रहते। तुम अपनी माँ का घर छोड़कर किसी का घर बसाने आई हो। रघु माँ बाप का घर छोड़कर नौकरी के पीछे यहाँ वहाँ घूम रहा है। फिर भी तुम लोग कहीं ना कहीं घर से जुड़े तो हो। हर तीज त्यौहार पर घर की याद तुम्हारी आंखों में आंसू ला देती है। अगर चिट्ठी गए 8 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो घर पर सबको घबराहट होने लगती है। मेरे बच्चों की बात ऐसी नहीं है। वे यहाँ थे तब भी मुझसे जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि उनके दूर होने से उनके तिरस्कार का आघात सीधे नहीं सहना पड़ता। बच्चे आपका तिरस्कार करते हैं? क्यों? मैंने पूछ तो लिया, पर उत्तर खुद ही मेरी समझ में आ गया था। ये उनके पिता की विरासत है। मैं जीवन भर उनसे नफरत करती रही। इसका प्रतिशोध उन्होंने बच्चों के मन में विष का बीज बोकर किया। माफ़ करना जिज्जी, लेकिन आप उनसे नफरत क्यों करती थीं? मेरे लिए जैसे किसी उपन्यास का अंत निकट आ रहा था। आप बीबी को सिक्के की तरह बाजार में चलाकर उससे यह अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि वह आपको देवता की तरह पूजे।
उन्होंने सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर प्रश्न किया। शायद उन्होंने मेरे स्थान पर अपने पति की कल्पना कर ली होगी। उनकी जलती हुई आंखों के सामने मैं सहम गई। दूसरे ही क्षण उनका सारा आवेग ठंडा हो गया। मैं चाहती तो बच्चों का मन बड़ी आसानी से पिता की तरफ से फेर सकती थी। माँ के नाते मेरे लिए यह सरल था, पर इच्छा ही नहीं हुई। घर गृहस्थी का मोह जैसे एकदम समाप्त हो गया था। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हुआ है। पिता की मृत्यु के बाद अपने को एकदम अनाथ महसूस करने लगे हैं, लेकिन इसमें दोष पिता का ही है। हो सकता है किसी दिन बच्चों को सच्चाई का, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पिता की जिस आदर्श प्रतिमा के सहारे वे लोग सांस ले रहे हैं वह भी बिखर जाएगी। बच्चों को इतनी कठिन सज़ा मैं नहीं दे सकती। सारी आशाएं टूट जाने के बाद ज़िंदगी कितनी खोखली हो जाती है, इसे मुझसे बेहतर कौन जानेगा। उनके स्वर के तीखेपन से मैं चौंकी। कब अनजाने आंखें भर आई थी पता ही नहीं चला। अपने आंसू पोंछते हुए देखा वे पलंग से उठ आई हैं। बुरा मत मानना कुसुम, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा ममता, इतना ज़्यादा अपनापन बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरा दम घुटने लगता है। मुझे तो वे अजनबी लोग ही रास आते हैं जिनकी भीड़ मैं अपने आसपास इकट्ठा करती हूँ। वे सब मेरी ही तरह के होते हैं, अपने परिवेश से कटे हुए, ऊबे हुए। अपने भीतर के सूनेपन को बाहर के शोर में डुबोने की व्यर्थ कोशिश करते हुए ये लोग ही मेरे बंधु सखा बन गए हैं। चाचा जी इतने दिनों बाद मिले, बड़ा अच्छा लगा, जैसे बचपन के सुनहरे दिन लौट आए हैं। अनायास ही तुम लोगों से एक संबंध सा जुड़ गया। पर सच कहूँ, मुझसे अब इन रिश्ते नातों का निर्वाह नहीं होता। इसी से कुसुम, कहाँ हो भाई? घर में अंधेरा कर रखा है, यहाँ से वहाँ तक सब खुला पड़ा है। कोई आकर सब कुछ ले जाए तब भी पता नहीं चलेगा। वे दनदनाते हुए घर में घुसे, पर जिज्जी को देखकर सहम गए। क्या बात है रघु, जब देखो तब बहू को डांटते रहते हो। जिज्जी वह काम ही ऐसे करती है। सच बताइए, इतनी देर से आपसे गप लड़ा रही है, चाय के लिए भी ना पूछा होगा आपसे। चाय नाश्ते के बाद जब वे उठी तो अंधेरा काफ़ी हो गया था। ये कोठी तक उन्हें छोड़ने गए। लौटकर बोले, जानती हो मेम साहब आज किस इरादे से आई थीं? किस इरादे से? वे ये मकान तुड़वाकर नए बनवाना चाहती हैं और लोगों को तो नोटिस दे दिया जाएगा, पर हमसे खुद कहने आई थी। बोली नए बन जाएंगे तो फिर आ जाना। ठीक तो है? क्या खाक ठीक है, सब चालाकी है। दरअसल हमारे यहाँ रहने से उन्हें उतनी स्वतंत्रता नहीं रही ना। बाबूजी की वजह से उन्हें हम लोगों का भी लिहाज करना पड़ रहा है। हम लोग नहीं रहेंगे तो राग रंग की महफिल फिर से जम सकेगी। मेरा बस चले तो मैं उनके लिए यह शहर भी छोड़ दूँ। सच कहना, क्या हम लोग कहीं ट्रांसफ़र नहीं ले सकते? तुम तो सचमुच बेवकूफ़ हो। और मैं सोच रही थी, यूँ बेवकूफ़ होना भी कभी कभी कितना अच्छा होता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।